Air and its composition. The air we inhale is not a single gas but a mixture of number of gases. It is found up to an altitude of 90 kilometers from the Earth's surface, and the proportion of three major gases present in the atmosphere is uniform. So यहाँ पर एक do you know दिया हुआ है. Global warming can be prevented by the minimize of use of CO2, CFS, methane, etc. Pollutants in the air. Beside the natural combination of gases, water vapors and dust particles, the atmosphere continuously receives man-made substances of both solid and gaseous nature due to multiple human activity. हेलो गाइस, टीवी नोट्स क्लास 7th यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है. आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th डीएवी के सोशल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 एयर अराउंड अस के पार्ट 2 को शुरू करने वाले हैं. तो चैप्टर को शुरू करने से पहले चैप्टर का एक प्रीव्यू देख लेते हैं. टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन द चैप्टर. स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इसे हमने कल के पार्ट में कर लिया था. एयर एंड इट्स कॉम्पोजिशन, पॉल्यूटेंट्स इन द एयर के को आज के हम पार्ट में करेंगे. एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर को हम कल के अपकमिंग पार्ट में करने वाले हैं. अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा. लिंक इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं. तो यहाँ पे मैंने हमारा चैप्टर खोल लिया. तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ से है एयर एंड इट्स कंपोजिशन. द एयर वी इनहेल इज़ नॉट अ सिंगल गैस बट अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस. जो एयर जिससे हम सांस लेते हैं वो एक सिंगल गैस नहीं है पर बहुत सारे गैसेस का एक मिक्सचर है. इट इज़ फाउंड एट अप टू एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 90 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस. जो हमारी गैसेस है ये अर्थ के 90 किलोमीटर ऊपर तक के ऑल्टीट्यूड में पाई जाती हैं. द प्रपोर्शन ऑफ दीज थ्री मेजर गैसेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज़ यूनिफॉर्म. जो हमारी ये 3 मेजर गैसेज है एटमॉस्फेयर की, इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही डिफ़र करता है एक दूसरे से. कोई ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, कोई कम मात्रा में प्रेजेंट है. दीज मेजर गैसेज आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. एटमॉस्फेयर की 3 मेजर गैसेज कौन कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. बट अबाउट 90 किलोमीटर द composition begins to change due to increase in the proportion of lighter gases like helium. जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे, 90 किलोमीटर से ऊपर जाते रहेंगे, प्रोपोर्शन चेंज होता रहेगा ड्यू टू लाइटर गैसेस भी इस प्रोपोर्शन में इंक्लूड होना शुरू हो जाएगी, जैसे हीलियम. अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस द एयर ऑल्सो कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स. इन गैसेस के अलावा एयर में डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर्स भी पाए जाते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द एटमॉस्फेयर. तो अब हम सभी इन गैसेस को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे. सो यहाँ पे हमारी जो पहली गैस है वो है नाइट्रोजन. It occupies 78% of the total volume in air. Is thus the most plentiful gas but has a little direct importance towards the living organisms. जो हमारी नाइट्रोजन है वो एयर में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट गैस है जो 78% का एरिया कवर करती है. ये जो गैस है ये डायरेक्टली जो है हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे काफ़ी कम असर डालती है. When we inhale, a major part of nitrogen is not utilized inside our body system. जब हम एयर को इनहेल करते हैं मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन जो होता है वो हमारे बॉडी सिस्टम के लिए यूजलेस होता है. ऑन द कॉन्ट्री प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन थ्रू द सॉइल. प्लांट्स जो है नाइट्रोजन को सॉइल के थ्रू लेते हैं. दिस इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स टू सपोर्ट देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स द्वारा उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए यूज़ की जाती है. थर्स नाइट्रोजन इज़ इनडायरेक्टली यूजफुल फॉर अस. क्योंकि नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट और प्लांट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कहीं ना कहीं नाइट्रोजन का हमारी डेली लाइफ पर इनडायरेक्टली इम्पैक्ट है. हमारी नेक्स्ट गैस है ऑक्सीजन. It is the second major gas in volume which makes up around 21% of the air. जो हमारी ऑक्सीजन है वो वॉल्यूम में सेकेंड मेजर गैस होती है जो एटमॉस्फेयर का 21% बनाती है.
All living organisms, whether human beings or animals, inhale oxygen from the surroundings air to stay alive. चाहे वो ह्यूमन बींग हो चाहे वो एनिमल हो, वह ऑक्सीजन को इनहेल करता है फ्रॉम द सराउंडिंग टू स्टे अलाइव. थर्स ऑक्सीजन इज नोन एज द लाइफ सपोर्टिंग गैस. इसलिए ऑक्सीजन को हम लाइफ सपोर्टिंग गैस भी कहते हैं. द एटमॉस्फेयर इज कंटिन्यूसली रिप्लेनिशिंग ऑफ द ऑक्सीजन बाय द ग्रीन प्लांट्स टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो एटमॉस्फेयर में है वो ऑक्सीजन जो है वो रिप्लेस होती रहती है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रीन प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस. रिप्लेस कैसे होती है? जैसे प्लांट्स ऑक्सीजन बनाएंगे वो ह्यूमन बींग्स इनहेल कर देंगे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन छोड़ेंगे वो प्लांट इनहेल कर लेगा, फिर प्लांट ऑक्सीजन पर आएगा. ऐसे ये जो है ऑक्सीजन रिप्लेनिश होती रहती है. एंड कीप्स अ हेल्दी बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एयर. जो प्लांट्स हैं हमारे वो ऑक्सीजन का एयर में एक हेल्दी बैलेंस रखते हैं. Therefore, growing of tree and bushes is very important to maintain a balance of oxygen supply in air. इसलिए growing of trees and bushes is very important to maintain a balance of oxygen in the air. हमारी जो next gas है वो है कार्बन डाइऑक्साइड. Although it constitutes a very small percentage, 0.03% of the air, it is an important gas in maintaining the life cycle of plants over the earth. कार्बन डाइऑक्साइड चाहे काफ़ी छोटी परसेंटेज में हमारे एयर में प्रेजेंट हो, 0.003% ऑफ द एयर, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गैस है जो प्लांट के लाइफ साइकिल के बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट है. द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब हीट ऑफ द सन एंड वार्म्स ऑफ द लोअर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ्स सरफेस. तो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वह सन की हीट्स को एब्जॉर्ब करती है और जहाँ पे कम टेम्परेचर होता है उन एरियाज को वार्म अप करने में मदद करती है. ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स हैं वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं. द ग्रीन प्लांट्स ड्रॉ दिस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड यूटिलाइज इट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेते हैं और इसे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम यूज़ करते हैं. इन दिस वे अ बैलेंस इज मेंटेन्ड इन द एटमॉस्फेयर. इस तरह से जो एटमॉस्फेयर उसमें बैलेंस बन के रखता है. इफ़ द कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन एयर इट कैन एडवर्सली इफेक्ट द लिविंग बींग्स. अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है तो ये हमारे ह्यूमन बींग्स को काफ़ी बुरे तरीके से इफेक्ट करेगी. सिंस द कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ property to absorb heat, it increases the temperature of the atmosphere, which in turn increases the temperature over the earth's surface. क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में हीट एब्जॉर्ब करने की एक प्रॉपर्टी है, तो क्या होता है जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगी, इससे हमारे अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाएगा. दिस इज़ द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग which is threatening the life support system of this planet. इस टर्म को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं जो एक बहुत ही हमारी लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है. हमारा आप नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. Apart from these three major gases, the atmosphere has also some other gases like argon, helium, methane, etc. in small volumes. इन तीनों गैसेस के अलावा एटमॉस्फेयर में और भी गैसेस हैं जैसे एरागॉन, हीलियम, मीथेन एक्सेट्रा जो छोटी वॉल्यूम्स में हैं. द वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स आर द अदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. जो वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स हैं ये कुछ और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो एटमॉस्फेयर में है. दे हैव देयर ओन रेलिवेंस. इनकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है. द एटमॉस्फेयर ऑल्सो होल्ड सॉलिड पार्ट्स ऑफ डस्ट, सॉल्ट, पोलन एक्सेट्रा. जो एटमॉस्फेयर है वो डस्ट, सॉल्ट और पोलन के सॉलिड पार्टिकल्स को भी कंटेन करता है. द डस्ट पार्टिकल्स एक्ट एज अ हाइड्रोस्फोरिक न्यूक्लियस अराउंड द वाटर वेपर्स गेट कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड्स. जो ये डस्ट पार्टिकल्स है ये हाइड्रोस्फोरिक न्यूक्लियस की तरह एक्ट करते हैं वाटर वेपर्स के आसपास, जो कंडेंसेशन के कारण क्लाउड्स बन जाते हैं. सो यहाँ पर हमारा एक डू यू नो दिया हुआ है.
Global warming can be preventing by minimizing the use of CO2, CFC, methane and etc. Global warming को हम कम कर सकते हैं by use of CO2, use of minimize करके use of carbon dioxide, CFCs, methane and etc. हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक रहने वाला है वो है pollutants of the air. Beside the natural combination of the gases, water vapors and dust particles, the atmosphere continuously receives maddening substances, both solid and gaseous nature, largely due to multiple human activities. कि एयर में नेचुरल कॉम्बिनेशन जो होता है गैसेस, वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स का, उसके अलावा भी एटमॉस्फेयर जो है मैन मेड सब्सटेंसेस दोनों सॉलिड और गैसियस को भी रिसीव करता रहता है ड्यू टू मल्टीपल ह्यूमन एक्टिविटीज़. फॉर एग्जाम्पल, प्लेइंग ऑटोमोबाइल इन सिटीज रिलीजेस गैसियस पॉल्यूटेंट्स. सॉरी, ये गलती से हो गया. हाँ जी, हम कहाँ थे? गैसियस पॉल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लीड पार्टिकल्स कॉजिंग एयर पॉल्यूशन विच इन टर्न इज अ कॉज टू सेवरल डिजीजेस. जो हमारे शहरों में है वो कंपनीज होती है, वो पॉल्यूशन छोड़ती है जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेज होती हैं जो एयर पॉल्यूशन को कॉज करती है और इन रिटर्न हम ह्यूमन बींग्स में बहुत सारी डिजीजेस का कारण बनती है. The smoke particles, when combined with fog, form smoke, causing serious health problems like irritation in eyes, skin disease, respiratory disease, etc. जब हम स्मोक पार्टिकल्स को फॉग से कंबाइन करते हैं, स्मोक और फॉग अलग अलग है. स्मोक होता है धुआं और फॉग होता है कोहरा जो सर्दियों में आता है. अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो स्मोक बनती है जो हमारे बॉडी में सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स कर सकती है, जैसे इरिटेशन इन आईज, स्किन डिजीजेज, रेस्पिरेटरी डिजीजेज एक्सेट्रा. ओकेजनली वॉल्केनिक इरप्शंस इन सम कंट्रीज ऑल्सो एड सॉलिड एंड गैसियस सब्सटेंसेज इन लार्ज क्वांटिटी टू द एटमॉस्फेयर. कुछ देशों में वॉल्केनिक इरप्शंस भी जो होते हैं वो बहुत सारे सॉलिड और गैसियस सब्सटेंसेज वे इन वेरी लार्ज क्वांटिटी इन एटमॉस्फेयर में ऐड कर देते हैं. Sometimes forest fires add pollutants and cause further damage to the atmosphere. कई बार जो फॉरेस्ट फायर्स होती है वो भी पॉल्यूटेंट्स को एयर में ऐड कर देते हैं जो आगे एटमॉस्फेयर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है. We should have an awareness of these pollutants so they are reduced from the atmosphere. हमें इन पॉल्यूटेंट से अवेयर रहना चाहिए जिससे हम इन पॉल्यूटेंट्स को एयर में इनकी मात्रा को कम कर सकें. हमारे यहाँ पे एक और डू यू नो है. पॉल्यूशन इज ऑल्सो कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ हस्क ऑफ द फार्मर्स. जब आपने देखा होगा नवंबर के महीने में जब चावल की कटाई हो जाती है तो जो पराली होती है, किसान पराली जलाते हैं, उसे हम इंग्लिश में हस्क कहते हैं, उससे भी पॉल्यूशन कॉज होता है. तो गाइस, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको क्लास 7 DAV का और भी कंटेंट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ. टाटा, बाय बाय, सी यू टुमारो.